हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हम लोग यहां पर क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, तो आज के सेशन में भी हम क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। ओके, कोई भी प्रश्न किसी भी टॉपिक से कोई प्रश्न किस प्रकार पूछा जा सकता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और साथ ही आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार करनी है वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लास्ट सेशन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, किस प्रकार केमिकल बॉन्ड बन रहा है आपका, कैसे फॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से, यानी कि आदान प्रदान, ट्रांसफर से, या आप क्या कह सकते हैं शेयरिंग से, साझेदारी से बॉन्ड बनते हैं। लेविस डॉट सिंबल देखे थे अलग अलग परमाणुओं के लिए। इसके अलावा यहाँ पर परमाणु और आयंस के लिए हमने लेविस डॉट सिंबल देखे थे, और कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर हमने लेविस स्ट्रक्चर बनाए थे। ओके, साथ ही ऑक्टेट रूल क्या है, अष्टक का नियम क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और साथ ही लिमिटेशंस क्या क्या है। ओके, ये देखा था हमने। इसके अलावा राइट द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कोई आयनिक बॉन्ड अगर फॉर्म होता है तो उसके लिए अनुकूल कारक क्या है, या फेवरेबल, जो फैक्टर्स होंगे तभी आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा अच्छे से। ओके, तो वहां पर हमने लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल आयन, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका आयनिक बॉन्ड बनता है जब भी मेटल आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है नॉन मेटल को। ओके, तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए मेटल एटम की, ताकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। ओके, वहीं पर हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है नॉन मेटल एटम का, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है मेटल से, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो उच्च होनी चाहिए। इसके अलावा हाई लैटिस एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड फॉर्म। Then discuss the shape of the following molecule using the VSEPR model: BCl2, BCl3, SiCl4, AsF5, H2S and PH3। तो इन सब का हमने मॉलिक्यूल्स, इन सभी मॉलिक्यूल का हमने शेप देखा था। BCl2 आपका लीनियर है, BCl3 ट्रायंगुलर प्लेनर, SiCl4 टेट्राहेड्रल, AsF5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, H2S बेंट या वी शेप्ड, PH3 trigonal. Okay, although geometry of NH3 and H2O molecules are distorted tetrahedral, bond angle in water is less than that of ammonia discussed। तो क्योंकि यहाँ पर H2O में आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, जो कि रिपेल कर रहे हैं बॉन्ड पेयर को, तो रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है। ओके, NH3 में भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हैं, लेकिन वो एक ही पेयर है, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं। ओके, तो इस वजह से रिपल्सन ऑक्सीजन में ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, तो इसकी वजह से बॉन्ड पेयर पे रिपल्सन पड़ेगा और आपका बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। ओके, so because of two lone pair of electron on O atom, that means oxygen atoms, repulsion on bond pair is greater in H2O in comparison to NH3, thus the bond angle is less in H2O molecule. Okay, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड स्ट्रेंथ को बॉन्ड ऑर्डर में के टर्म्स में आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी वहां पर बढ़ती है, तो आप कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, जबकि ये बॉन्ड लेंथ के साथ, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स कि अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड की लेंथ छोटी होती जाती है। ओके, बॉन्ड लेंथ है क्या, डिफाइन द बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में यानी अणु में जो भी दो परमाणु जुड़े हुए हैं, उन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो दूरी है उसी को आपका बॉन्ड लेंथ कहा जा रहा है। बॉन्ड लेंथ आर मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। Explain the important aspect of resonance with reference to the CO3 2 negative ion। तो यहाँ पर CO3 2 negative के लिए हमने तीन स्ट्रक्चर दिखाए हैं, जहाँ पर कार्बन आपका सेंट्रल एटम है, इसके अलावा तीन इससे ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही स्ट्रक्चर में आपको कार्बन से तीन ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए दिखते हैं, इसलिए आप इनको कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं। रेजोनेंस इन CO3 2 नेगेटिव फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिप्रेजेंट द थ्री कैनोनिकल फॉर्म्स इन दिस स्ट्रक्चर। द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई आर सेम।
All three forms have almost equal energy, same number of paired and impaired electrons. They differ only in their position. Okay. Then H3PO3 can be represented by structure 1 and 2 shown below. Can these two structures be taken as the canonical forms of the resonance hybrid representing H3PO3? If not, give resonance reason for the same. अगर ये दोनों 1 और 2 में H3PO3 के लिए दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीजन देना है. तो ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं होंगी. मैंने लास्ट सेशन में भी आपको समझाया था, क्योंकि फास्फोरस के साथ जो बॉन्डेड एटम है वो चेंज हो रहे हैं. फर्स्ट में आपको 4 एटम जुड़े हुए दिख रहे हैं फास्फोरस में, जबकि सेकंड में सिर्फ 3 ऑक्सीजन के ही एटम जुड़े हुए हैं. तो ये कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं होंगे. ओके. No, these cannot be taken as canonical forms because the position of atoms have been changed. Write the resonance structure for SO3, NO2 and NO3 negative. Okay. तो इन सभी के लिए हमने resonance structure देखे. इसके अलावा use Lewis symbol to show electron transfer between the following atoms to form cations and anion. कैटायन और एनायन बनाने के लिए इन एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए लेविस सिंबल बनाना है. K&S यानी पोटेशियम एंड सल्फर के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा. पोटेशियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपना स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए. उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो 2 पोटेशियम के एटम जाएंगे, सल्फर को 1-1 इलेक्ट्रॉन देंगे दोनों एटम. तो दोनों पोटेशियम के एटम पर 1-1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वहीं सल्फर पर 2 नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है. इसके अलावा कैल्शियम और ऑक्सीजन. कैल्शियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, वहीं ऑक्सीजन में 6 हैं. तो आप देखते हैं कि वो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन को, तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वहीं ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव आ जाएगा. सी एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन. एल्यूमिनियम की बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन. तो नाइट्रोजन 3 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा किससे? एल्यूमिनियम से. तो एल्यूमिनियम चूंकि डोनेट कर रहा है तो उस पर +3 चार्ज आ जाएगा, वहीं नाइट्रोजन पर आपका 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. 15. Although both CO2 and H2O are triatomic molecule, the shape of H2O molecule is bent while that of CO2 is linear. Explain this on the basis of dipole moment. CO2 और H2O दोनों triatomic molecule हैं, लेकिन दोनों ही मॉलिक्यूल का जो शेप है वो चेंज हो रहा है. ये किस वजह से चेंज हो रहा है? एक्सप्लेन दिस इन द टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में इसको आपको एक्सप्लेन करना है. तो चूंकि CO2 का जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, इसलिए इसका शेप लीनियर है, इसीलिए नेट डाइपोल मोमेंट 0 है. जबकि H2O में आपको बेंड शेप दिख रहा है, क्योंकि वहां पर नेट डाइपोल मोमेंट 0 भी नहीं है और उसकी वैल्यू है 1.84D. सो यहाँ पर आपको बॉन्ड एंगल भी देखने को मिलता है, ओरिएंट हो जाते हैं, क्योंकि OH बॉन्ड्स आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 10 degree 5 minute and do not cancel the bond moment of each other. ओके. तो इस वजह से इसका बेंट स्ट्रक्चर आएगा. राइट द सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो एप्लीकेशन देखी थी इन प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल आपका पोलार है, नॉन पोलार है, ये आपका डाइपोल मोमेंट से ही पता लगेगा. इन द डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करने में, एंड इन कैलकुलेटिंग द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को पता करने में. एंड क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका क्या था? विद्युत ऋणात्मकता जिसे कह रहे हैं. कोई भी जो आपका एटम है, ठीक है, किसी कंपाउंड के अंदर जो जो एटम हैं या किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, वो एटम्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा. ओके. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एलिमेंट होगा या एटम होगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने का प्रयास करता है. ठीक है, इसी से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता चलता है. ओके. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी of an atom in a chemical compound to attract a bond pair of electron towards itself. Okay. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम का एक एबिलिटी है या टेंडेंसी है जिससे वो क्या करता है? जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है. ओके.
आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसमें डिफरेंस बताना है। तो पहला है अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एन एटम व्हिच इज इन अ केमिकल कंपाउंड इज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, किसी बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उनको अपनी तरफ को शिफ्ट करना या अपनी तरफ को अट्रैक्ट करना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन फॉर एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रखता है, इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट विद विच इट इज बाउंडेड। ओके, ये वैरी करता है एलिमेंट के अकॉर्डिंग जिससे कि वो जुड़े हुए हैं, एंड इट डज नॉट वैरी अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट विद विच इट इज बाउंडेड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैरी नहीं कर रहा है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट कांस्टेंट फॉर एनी एलिमेंट, ये किसी भी एलिमेंट के लिए कांस्टेंट नहीं है, whereas electron gain enthalpy is constant for an element. Electronegativity is not a measurable quantity while electron gain enthalpy is a measurable quantity. Okay, चलिए इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलार कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? सबसे पहले तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, सहसंयोजी बंध जिन्हें आप कहते हैं। तो वहां पर क्या होता है? सह संयोजी बंध। तो सह यानी साथ में, संयोजी यानी जुड़ रहे हैं, बंध यानी कि बॉन्ड के द्वारा, तो साथ में वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। जिस प्रकार एच और एफ का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, तो एच का क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है, एफ का डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों के लिए शेयर्ड हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में यानी सहसंयोजी बंध जहां पर बन रहा है, वहां पर अगर एटम्स के मध्य में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे या अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे कि दोनों पर चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी को आपका पोलार कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। When two atoms with different electronegativity are linked to each other by covalent bond, the shared electron pair will not in the center because of the difference in electronegativity. For example, in hydrogen fluoride molecule, fluoride has greater electronegativity than hydrogen. Thus, the shared electron pair is displaced more towards fluorine atom. The latter will acquire a partial negative charge, delta negative. At the same time, hydrogen atom will have a partial positive charge, that is delta positive. Such a covalent bond is known as polar covalent bond or simply polar bond. Okay, तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्डिंग में आपका चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, पोलार हो रहे हैं एटम्स, इस वजह से इसको पोलार कोवेलेंट बॉन्ड कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि किस प्रकार पोलैरिटी आ रही है एच और एफ में। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो टुवर्ड्स फ्लोरीन एटम शिफ्ट हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है फ्लोरीन की तरफ को, इस वजह से। यहाँ पर हमने पोलार कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ और एग्जांपल देखे थे, जैसे HCl हो गया आपका, वाटर हो गया, मिथेनॉल, अमोनिया, इन सब में पोलैरिटी देखने को मिल रही है, यानी कि एटम्स में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, is there any change in the hybridization of B and N atoms as a result of the following reaction? BF3 plus NH3 F3B NH3। ओके, क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार से B और N की हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ रहा है जबकि ये रिएक्शन हो रही है, यानी रिएक्टेंट में इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो प्रोडक्ट में जाने पे चेंज हो रही है या नहीं, ये बताना है। तो बात करेंगे पहले N की। तो an atom in NH3 has a sp3 hybridization. The orbital picture of an atom is shown below. इस प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। B atom in BF3 लिखेंगे इसे। Has sp2 hybridization. The orbital picture of B atom is shown below. On the reaction of NH3 and BF3, जब NH3 और BF3 की रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट में आपको F3BNH3 मिलता है, एज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ B एटम इज चेंज्ड, B का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो जाएगा, sp2 से sp3 हो जाएगा, ऑल्दो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N एटम रिमेन अनचेंज्ड, जबकि जो N की हाइब्रिडाइजेशन है यानी नाइट्रोजन एटम की वो रिमेन अनचेंज्ड यानी कि सेम रहेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल C2H2 and C2H4।
ओके तो बच्चों यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ बॉन्डिंग कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की बॉन्डिंग देख रहे हो आप, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड एकल बंध है जो, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक ही बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड की बात करेंगे, द्विआबंध जिन्हें आप कहते हैं, तो डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। क्लियर, जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है दो एटम्स के बीच में, वहां पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तीसरा टाइप का बॉन्ड आता है आपका ट्रिपल बॉन्ड या त्रिआबंध जिन्हें आप कहते हैं, उसमें आपका एक सिग्मा हो जाता है, 3 बंध होते हैं तो एक सिग्मा हो गया और 2 पाई हो जाएंगे। क्लियर, तो आपको यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। जो आपको 2 मॉलिक्यूल दिए गए हैं इनमें आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं। कितने होंगे? ए है आपका C2H2 थाइन, बी C2H4 इथीन। ओके, इन दोनों में तो C2H2 में आपका क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और एक एक हाइड्रोजन उससे जुड़े हुए हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 2 पाई और 1 सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई तो इन्हीं के बीच में हो गए और 1 सिग्मा हो गया और एक एक सिग्मा यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए? 3 sigma and 2 pi bonds. Okay, so thus there are 2 pi bonds and 3 sigma in C2H2. Okay, then C2H4, C2H4 में डबल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच, तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड आपको बीच में दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, जो एक्सियल ओवरलैपिंग से बन रहा है, जबकि साइड वाइज ओवरलैपिंग से आपको दिख रहा है कि पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके, इस प्रकार से, और आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। क्लियर, सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल कितने, जितने भी ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड, और ब्लू कलर में आपको एक बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या है, पाई बॉन्ड है। ओके, तो 1 पाई और 5 सिग्मा बॉन्ड है इथीन में। क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलस्ट्रेट बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, या किस किस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं? इलस्ट्रेट बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच, दोनों के आपको एक एक उदाहरण देने हैं और उदाहरण दे करके आपको समझाने हैं। ओके, A covalent bond is formed when two atoms combine with each other by sharing their valence electron. Covalent bond कैसे फॉर्म होता है? किसी भी एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में फॉर्म होगा, तो शेयरिंग के कारण से जो उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी शेयरिंग होगी और उनके कारण से जो बंध बने उनको कोवेलेंट बॉन्ड बताते हैं आप लोग। द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। जिन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और जिनके कारण बंध बन रहे हैं, समझ रहे हैं आप? जिन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है और जिनके कारण बंध बन रहे हैं, यानी जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको बॉन्ड पेयर्स कहा जाता है। क्लियर है? सेकेंड, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन कैनॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, यानी कि वैलेंस शेल में आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सभी तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू द बोथ वैलेंसीज ऑफ बोथ एटम, जो भी उन दोनों की वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंग वो शेयरिंग करते हैं जिससे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। ओके, तो सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में। द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड लोन पेयर्स। जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में उनको आप लोन पेयर कहें। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आपको इथेन का एग्जाम्पल दिया है। इथेन हैज 7 बॉन्ड पेयर्स बट 0 लोन पेयर। 7 बॉन्ड पेयर्स क्यों है इसके पास? क्योंकि इथेन में जो सभी कार्बन के आपके पास 4 आपके इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों कार्बन के, इसके बाद आप क्या देखते हैं, 3 यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो उनके पास भी एक एक अपना इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं बॉन्डिंग में वो आपको देखना है। तो बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? लोन पेयर से क्या आप समझ रहे हैं? पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके,
दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पेयर बना रहे हैं, और शेयरिंग भी तो दो इलेक्ट्रॉन की होगी। दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसमें। यहां पर हमने कार्बन की बात की कि कार्बन है आपके पास, ठीक है, दूसरा भी कार्बन है, और बाकी क्या है, तीन हाइड्रोजन है। इथेन कहा ना आपने, तो C2H6 होता है इथेन। इस कार्बन, एक पहले कार्बन की बात करूं मैं तो चार इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बाह्यतम कोश की बात करते हैं हम, सबसे बाहर चार हैं। दूसरे वाले के पास भी चार होंगे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में डॉट से दिखा देती हूँ, एक एक इलेक्ट्रॉन है सभी के पास। ओके, तो ये सबके इलेक्ट्रॉन हो गए। कोवेलेंट बॉन्डिंग, जब हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो जो भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के कारण हो रहा है। एक ए एटम का होगा, एक बी का होगा, इस प्रकार से बॉन्डिंग हो रही है। तो दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसको आप पेयर कह रहे हैं, पेयर मीन्स टू इलेक्ट्रॉन। ओके, देन अब हम क्या कह रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। सेम यहाँ पर भी शेयरिंग आपको देखने को मिल रही है। शेयरिंग में आप क्या कहते हैं, जिस प्रकार से एक क्रॉस और एक डॉट की बात की हमने, तो ये हाइड्रोजन का पूरा हो गया, हीलियम के समान विन्यास उसका, इस हाइड्रोजन का भी आपका पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया है, दो दो इलेक्ट्रॉन, यानी इस प्रकार से। तो सभी हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए। बात करेंगे कार्बन की, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, चार उसके पास ऑलरेडी हैं और वो चार दूसरे से लेगा, तो तीन वो हाइड्रोजन से ले रहा है और एक वो अपने बगल वाले कार्बन से। ओके, सेम दूसरे कार्बन के लिए भी तीन वो हाइड्रोजन से लेगा और चौथा कार्बन कहां से, आपका नेक्स्ट जो कार्बन है उससे। तो इस प्रकार से सबकी वैलेंसी पूरी हो रही है, और वैलेंसी पूरी होने से यहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, इस प्रकार से बंद बन रहे हैं। तो आप बताएंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो बंद से जुड़े हुए, समझ रहे हैं, आपको पेयर बताने, यानी कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन बंद से जुड़े हैं। तो कितने जोड़ी जुड़े हुए हैं बताइए, एक एक जोड़ी आपके ये हो गए, यानी दो इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड आपका यहां पे बन रहा है, दो, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। तो टोटल कितने हो गए, 7 बॉन्ड पेयर हो गए, 7 जोड़ी इलेक्ट्रॉन जो बंद से जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। बंद से जुड़े हुए आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी चार चार इलेक्ट्रॉन कार्बन के और बाकी सभी 6 हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आप 14 को पेयर में कन्वर्ट करेंगे, उनकी जोड़ी बनाएंगे, तो 7 जोड़ी आपके आ जाएंगे। ठीक है ना, तो उन्हीं बॉन्ड पेयर्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, इथेन के मॉलिक्यूल में आपके 7 हो गए। तो क्या कहा गया, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स कंबाइन विद ईच अदर बाय शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब दो परमाणु, यहां पर आपके दो परमाणु की बात करें तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु आप ले लो, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है ना, शेयरिंग कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ले लीजिए, इसी कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ले लीजिए, कार्बन और कार्बन के बीच ले लीजिए, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ले लीजिए, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, सबके बीच में शेयरिंग हो रही है, साझेदारी हो रही है। ठीक है ना, तो साझेदारी यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग। देन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द बॉन्ड एटम्स, जितने भी बॉन्डेड एटम्स हैं आपके, जो बंद से जुड़े हुए परमाणु हैं, उनके बीच में जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर की, जोड़ी की बात कर रहे हैं, शेयरिंग हो रही है, वो आपके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे या बॉन्ड पेयर्स कहलाएंगे। ठीक है, एंड ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन कैनॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग।
इस वाले केस में तो आपने क्या देखा कि जितने भी आपके एटम्स हैं उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है बाह्यतम कोश में वो सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कार्बन में आपके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों ही शेयरिंग में जा रहे हैं हाइड्रोजन और कार्बन के साथ या बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहे हैं। लेकिन कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिनके सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाते, जैसे आप H2O का एग्जाम्पल देखते हैं। समझ रहे हैं? H2O का जब आप एग्जाम्पल देखते हैं तो H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये होता है। हाइड्रोजन में आपका कितना, 1 इलेक्ट्रॉन आता है, ये डॉट से दिखा रही हूं मैं, और ऑक्सीजन में आपके कितने आते हैं बाह्यतम कोश में, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से दिखा दूं। देन अगर आप बॉन्डिंग की बात करेंगे तो बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये इस हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए। बात करेंगे ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के पास 6 अपने पहले से जो मैंने ब्लैक क्रॉस से दिखाए हैं। इसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना स्ट्रक्चर पूरा करता है। तो ये शेयरिंग में इनके इलेक्ट्रॉन्स भी लेगा इस प्रकार से। ओके, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये बताइए। ऑक्सीजन के आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। लेकिन जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है ऊपर जो क्रॉस से दिख रही है वो किसी से भी बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ साझेदारी में नहीं है, वो ऑक्सीजन के पास अपने हैं। तो ये इनको क्या कहा जाएगा, ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब इन 4 इलेक्ट्रॉनों की भी जोड़ी बना लो, कितनी जोड़ियां बनेंगी, 2 जोड़ियां बनेंगी। तो आप इनको क्या कह देते हैं, आप इनको कहते हैं 2 लोन पेयर ऑक्सीजन में इस प्रकार पाए जाते। समझ रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको लोन पेयर्स कहा जाता है। ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। सारे प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट, इलेक्ट्रॉनों की वह जोड़ी जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, पार्टिसिपेट इन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड लोन पेयर्स। उनको क्या कहा जाता है, उनको लोन पेयर्स कहा जाता है। तो आपने कहा ऑक्सीजन में, H2O के केस में ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो बॉन्डिंग में नहीं जा रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉनों से क्या समझ रहे हैं, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर आप इसको कहेंगे कि ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स बताएंगे किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर। ओके, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए, तो क्योंकि यहाँ पर इथेन में आपको कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, इसलिए आपने क्या कहा, इथेन में 0 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इस प्रकार से आपको इथेन का मॉलिक्यूल दिखता है जहाँ पे सारे उसके कार्बन के, देखो चारों ही इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रहा है तो 4 ही उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो चारों से ही क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। ओके, चलिए, वाटर हैज 2 बॉन्ड पेयर्स, यहाँ पे वाटर का एग्जांपल है, एंड 2 लोन पेयर्स। तो वाटर के पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही लोन पेयर हैं। और लोन पेयर्स किस पर है, ऑन ओ एटम, यानी कि ऑक्सीजन एटम के ऊपर, ऑक्सीजन के परमाणु के ऊपर हमने क्या देखा, लोन पेयर्स देखे, जबकि बॉन्ड पेयर्स किस किस के बीच में थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में थे। ओके, तो इस प्रकार से आपको लोन पेयर्स दिखते हैं। ओके, ये लोन पेयर्स है, एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये आपका एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर। क्लियर? ये ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन एटम है आपका। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड में आपको डिफरेंस बताना है। सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे आपने कैलकुलेट करके बताए, यहाँ पर अंतर बताना है। पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग आप देखते हैं ऑर्बिटल्स की, कक्षकों की, तो उससे पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग आप कहते हो, इससे जब आपका कोई भी बॉन्ड बनेगा तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाएगा।
पाई बॉन्ड में सेकेंड है इट इज कंपेरेटिवली वीक बॉन्ड, ये क्या है, तुलनात्मक रूप से वीक होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, देयर इज ओनली वन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल इज पीपी। ओके, पीपी ऑर्बिटल से आपका क्या होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर पीपी में ओवरलैपिंग हो रही है, पीपी ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है, तो आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, जबकि सिग्मा बॉन्ड आपका एसएस ओवरलैपिंग या एसपी ओवरलैपिंग या पीपी ओवरलैपिंग से भी फॉर्म हो सकता है, क्योंकि पीपी में भी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है ना, एंड टू एंड, जो एक्स एक्सिस पे होगी। क्लियर है। फोर्थ, रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। पाई बॉन्ड का रिस्ट्रिक्शन नहीं हो पाता है, पाई बॉन्ड का रोटेशन नहीं हो पाता है। पाई बॉन्ड आपका, अगर आप साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में जो रोटेशन होगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जबकि सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड। फिफ्थ है आपका, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन सिग्मा बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है जहां पर लाइन ज्वाइनिंग हो रही है दो न्यूक्लियाई के बीच, और जबकि सिग्मा बॉन्ड में वो सिमेट्रिकल है। एंड पाई बॉन्ड इट हैज टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, वन अबव द प्लेन, एक आपको अबव द प्लेन दिखता है ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, एंड वन बिलो द प्लेन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो अगर आप एक पाई बॉन्ड की बात भी कर रहे हैं ना, जिसे आपने यहाँ पर देखा था, इथेन इथाइन के केस में, इथाइन और आपका इथीन के केस में देखा था, इथीन के केस में, तो एक अबव द प्लेन, ये प्लेन के ऊपर बन रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और एक बिलो द प्लेन, ये प्लेन के नीचे है। तो पाई बॉन्ड में दो प्रकार के आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहे हैं, एक आपको अबव द प्लेन दिख रहा है, एक आपको बिलो द प्लेन दिख रहा है, जबकि सिग्मा बॉन्ड के केस में सिर्फ आपको एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। क्लियर है। सिग्मा बॉन्ड में इट हैज वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनर न्यूक्लियर एक्सिस। ओके, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो होती है वहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखता है, जैसे मैंने अभी आपको इथीन के केस में दिखाया था। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। और इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड हमने क्या बोला, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बन रहा है, ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग दिख रही है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल में दिख रहा है, यहाँ पर एसपी में दिख रहा है आपको, यहाँ पर एसएस में दिख रहा है। ओके, जबकि पाई बॉन्ड आपका सिर्फ पीपी ओवरलैपिंग में मिलेगा, जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो इस वजह से आपका रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, किसमें, पाई बॉन्ड में, ये रोटेट नहीं कर पाएंगे ना। और यहां पर आप क्या कहते हैं, ये रोटेट कर सकते हैं, कौन से, आपके सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन 23, राइट द इंपॉर्टेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, सो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट है आपका, द जॉइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम एनर्जी। जो भी ऑर्बिटल आपकी ज्वाइन हो रही है उनका सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज इन अ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल द 1s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन ज्वाइन with the 1s orbital of another atom but cannot join with the 2s orbital। तो सेम एनर्जी की होनी चाहिए ऑर्बिटल, दैट मीन्स 1s का ऑर्बिटल है तो 1s के साथ ही ज्वाइन होगा। ठीक है, 2s के साथ नहीं हो सकता है। द सेकेंड है आपका, द ज्वाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव लेजिटिमेट ओरिएंटेशन टू इंश्योर द मैक्सिमम ओवरलैपिंग। एंड थर्ड आपका, द ओवरलैपिंग मस्ट बी टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, ओवरलैपिंग आपकी लार्ज एक्सटेंट तक जानी चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज वीकर और स्ट्रॉन्गर देन द वॉन डेर वाल फोर्सेज। आपको बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है और ये वॉन डेर वाल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो बताना है। H bond is defined as an attractive force acting between the hydrogen attached to an electronegative atom of one molecule and electronegative atom of a different molecule। ठीक है, क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन से कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड हुआ रहता है, उन दोनों के बीच में जो बंध बनता है उसको आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। वो आपका वन मॉलिक्यूल और दूसरे डिफरेंट मॉलिक्यूल का एटम हो सकता है। एज देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन द एटम्स। क्यों, क्योंकि वहां हाइड्रोजन और दूसरे एटम के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जा रहा है। ओके, सो द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम इज drifted away from H atom
तो जो बॉन्ड पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो हाइड्रोजन से दूर चले जाते हैं, देयरफॉर द हाइड्रोजन एटम गेट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसके कारण से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर एटम, दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में, एंड प्रोक्योर्स अ पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और दूसरे एटम पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा. ओके. The value of H bond is minimum in gaseous state and maximum in the solid state. Two types of hydrogen bonds are there, intramolecular hydrogen bonds जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आपको देखने को मिलता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जैसे आपको किस में देखने को मिलता है, HF के बीच में आप लोगों ने देखा. H bonds आर यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन वॉन्डर वॉल फोर्सेस, ये वॉन्डर वॉल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होते हैं, एज H bonds are regarded as an extreme form of dipole-dipole interaction. क्योंकि यहाँ पर डायपोल-डायपोल इंटरेक्शन एक्सट्रीम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर है वॉन्डर वॉल फोर्सेस की तुलना में. ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होते हुए दिख रही है. ये तो ये किसके कारण हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आया. यहाँ हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है जो बॉन्डिंग में है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आया, जिससे इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. यहाँ भी सेम वही हुआ, वाटर में आपका इस पर डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल नेगेटिव, तो अभी ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा. तो यही आपकी क्या है, यही आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हो सकती है या सेम मॉलिक्यूल्स में भी आपको देखने को मिल सकती है. ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी. तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आज के सेशन में हमने कुछ और क्वेश्चन आंसर्स देखे जो इम्पोर्टेंट है. आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड को अच्छे से समझा, इसके अलावा आपने ओवरलैपिंग की बात यहाँ पर की. मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये. अगर कोई डाउट होगा, आपका क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे. और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.